Hello everyone, in this video we will see what is abruptio placenta. तो abruptio meaning abruptio means separation. ठीक, सेपरेशन किस तरह का, प्री मैच्योर सेपरेशन और प्लेसेंटा. तो यहाँ पे प्री मैच्योर सेपरेशन हो रहा है प्लेसेंटा का. प्री मैच्योर क्यों बोला गया, टाइम से पहले सेपरेशन हो रहा है प्लेसेंटा. बेसिकली प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा का काम है फीटस को सारा न्यूट्रिएंट, सारा का ऑक्सीजन, सारा कुछ प्रोवाइड करना, अच्छा अच्छा चीज़ें, और उसका जितना भी सारा वेस्ट है वो सारा का सारा उससे रिमूव करना, एक्सक्रीट करना. तो प्लेसेंटा का एक्चुअल टाइमिंग क्या होता है, मतलब कब नेचुरली डिटैच होना चाहिए प्लेसेंटा. यस, वेरी गुड. प्लेसेंटा नेचुरली डिलीवरी के बाद, बेबी की डिलीवरी के बाद, अब उसका कोई काम नहीं है तो तब वो नेचुरली डिटैच होता है ना, थर्ड स्टेज में. तो यहाँ पे प्री मैच्योर हो रहा है. अब प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाएगा तो बेबी को कितना सारा प्रॉब्लम होगा और मदर को भी कितना सारा प्रॉब्लम होगा, वो सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्यों हो रहा है ये सब. और फिर प्लेसेंटल अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्यों हो रहा है, फिर इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं मदर एंड फीटस में, एंड हाउ एज अ नर्स हाउ वी कैन मैनेज दिस. ठीक है, ये सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. तो चलिए आगे देखते हैं. Okay, definition. So definition says it is one form of antepartum hemorrhage where the bleeding occurs due to the premature separation. देखो प्रीमेच्योर सेपरेशन आ गया ऑफ अ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा. तो यहाँ पे गौर फरमाइएगा, नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का सिचुएशन में कोई गड़बड़ नहीं है, उसके पोजीशन में कोई गड़बड़ नहीं है. वो पोजीशन का जहाँ बात था वो हमारा लो लाइंग प्लेसेंटा, वो सारा प्लेसेंटा प्रीविय वाला कॉन्सेप्ट था. तो यहाँ ऑलरेडी नॉर्मल अच्छा खासा इम्प्लांटेशन वगैरह सब सही हुआ था, ठीक है, प्लेसेंटा का. लेकिन प्री मैच्योर सेपरेशन ये यहाँ पे मेन थिंग है. अब इसको ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल हैमरेज एंड प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, दैट मैंने अभी आपको बताया. इंसिडेंस 1/200 प्रेगनेंसीज और रिकरेंट रेट, ठीक है, 12 to 15% रिकरेंट रेट है. कि अगर हिस्ट्री में पता चल रहा है कि हाँ ये मदर अब्रप्शियो प्लेसेंटा इसको पहले भी था, तो इस बार भी चांसेस हैं होने के, है ना. आगे देखते हैं. ओके, नाउ वी विल सी वेराइटीज़ ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी कुछ पता चलने वाला है. कि रिवील्ड है, रिवील्ड मतलब जबकि ब्लड केम आउट, एक्सटर्नली विजिबल है ब्लीडिंग, तो उसको हम रिवील्ड में रखते हैं. कंसील्ड है, कंसील्ड का मीनिंग क्या है कि ब्लीडिंग हो रही है बट बिकॉज ऑफ एनी थिंग कि वो वहाँ पे ट्रैप हो चुका है ब्लड. ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स के बीच में, प्लेसेंटा और ये यूट्रस के बीच में जो ब्लड ट्रैप हो चुका है और जिसकी वजह से ब्लड के डजन केम आउट एक्सटर्नली, तो वो विजिबल नहीं है, तो हम उसे कंसील्ड बोलते हैं. मिक्स्ड में क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ ब्लड रिवील हो रहा है एंड सम अमाउंट ऑफ ब्लड कंसील्ड है, नहीं हो रहा है, रिवील नहीं आ पा रहा है, ठीक है, बाहर. और सीवियर कंसील्ड टाइप में कोविलर यूट्रस रखा गया. ये अभी हम आगे देखते हैं कि ये क्या होता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ मैंने डायग्राम्स के थ्रू दिखाया हुआ है. दिस इज कंसील्ड टाइप, दिस इज मिक्स्ड एंड दिस इज रिवील्ड. कंसील्ड में देखो एक्सटर्नली विजिबल नहीं है ब्लीडिंग, और मिक्स्ड में देखोगे आप तो कुछ अमाउंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैप हो चुका है, और बाकी कुछ अमाउंट जो है वो विजिबल भी है. और रिवील्ड में जितना भी ब्लड लॉस है सारा का सारा रिवील हो रहा है. ठीक है, अभी कोविलर यूट्रस था, वो क्या होता है देखते हैं. देखो कोविलर यूट्रस क्या है, यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी भी बोलते हैं इसको. अभी क्या होगा कि जब सीवियर कंसील्ड टाइप है, ठीक है, ब्लीडिंग होती जा रही है और होने के बाद वो ट्रैप होती जा रही है. ट्रैप होते होते क्या हुआ कि वो अभी वो मायोमेट्रियम में वो लीक करने लगा, सारा ब्लड जो है पूरा का पूरा परकोलेट कर गया मायोमेट्रियम में. तो मायोमेट्रियम का पूरा कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पॉट वाइन कलर हो जाएगा. ठीक है, और इसी को हमने कोविलर यूट्रस बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम, कोविलर यूट्रस बोलते हैं. ओके, अच्छा यहाँ पे क्या है कि मायोमेट्रल हेमाटोमा डज नॉट इंटरफेयर विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फॉलोइंग द डिलीवरी, हैंस इट इज़ नॉट एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन हिस्ट्रोटॉमी. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस को इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इसीलिए इस तरीके से ये कोई भी इंडिकेशन नहीं हुआ कि सिजेरियन हिस्ट्रोटॉमी का.
अभी मैंने डायग्राम पीछे रह गया था, वो दिखा देती हूँ। ये देखो कॉवुलर यूट्रस, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ब्लड, ये देखो ये यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ और इसके बाद ये पूरा का पूरा मायोमेट्रियम में स्लोली स्लोली ग्रेजुअली परकोलेट कर गया और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह से यहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा एंड दैट थ्रोम्बोप्लास्टिन विल कॉज द पेन। तो इसीलिए आपको पता होगा कि जो पेन है वो आपको एब्रप्शन में मिलता है, प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं मिलता। तो ये आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा सीवियर फॉर्म है, कंसील टाइप का। तो इसमें आपको इस तरीके का यूट्रस दिखेगा और ये बेसिकली कब दिखता है, ये सिर्फ ओनली ऑन वेयर्स माय ब्रश। तो ये आपको दिखेगा कब, ये आपको सिर्फ और सिर्फ दिखता है डायग्नोस्ड ऑन दी लेप्रोटॉमी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर एब्रप्शियो प्लेसेंटा। हाई रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, जनरल फैक्टर्स आएंगे जैसे कि हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसीज विद ग्रेविटा 5 एंड अबव, एडवांसिंग एज ऑफ द मदर, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, माल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, स्मोकिंग में वेसोस्पाज्म है कॉज, बताया गया, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। यहाँ पे भी हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा कि जो वेसल्स हैं वो इतने फ्रेजाइल हो गए, इतने वीक हो गए कि वो इजीली ब्रेक हो गए और जो यूट्रोप्लेसेंटल जो बेड था वहाँ के जो ब्लड वेसल्स थे वो इजीली ब्रेक हो गए बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा में क्या आ जाएगा कि नेचुरल तरीके से का कोई ट्रॉमा हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार एक्सीडेंट हो गया। तो कार एक्सीडेंट में क्या हमारे जितनी भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको तो फिर भी डैमेज नहीं होगा क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है स्केलेटन सिस्टम का, बट प्लेसेंटा के आसपास उतना अच्छा सपोर्ट तो नहीं है, प्लेसेंटा के आसपास तो कोई स्केलेटन वगैरह कुछ है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेसेंटा के डिटैच होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसा यूजुअली आप देखोगे कि ट्रॉमा इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर बिहाइंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो ये आपके कार एक्सीडेंट हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है, या फिर ट्रॉमा आपका बिकॉज ऑफ एनी प्रोसीजर, आइट्रोजेनिक भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल वर्जन और एमनियोसेंटेसिस, ये सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, थ्रोम्बोफिलियास, नेक्स्ट थ्रोम्बोफिलियास, सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, शॉर्ट कॉर्ड में क्या मैनुअली आपने क्या किया, मैनुअली आपने पुल किया, ठीक है, और आपको पता ही नहीं था कि शॉर्ट कॉर्ड है, तो उस चक्कर में क्या हो गया, उस चक्कर में प्लेसेंटल सेपरेशन हो गया। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो सकता है, प्लेसेंटल एनॉमली जैसे सर्कमवलेट एग्जाम्पल, ठीक है, सिक प्लेसेंटा हो सकता है, प्लेसेंटा पहले से ही इतना पुअर है कि उसको कोई ना कोई थोड़ा सा बस चाहिए था फैक्टर और वो डिटैच हो गया। फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, यूट्राइन फैक्टर, टॉर्शन ऑफ द यूट्राइन, कोकेन अब्यूज़ में भी जो कहीं ना कहीं वेसोस्पाज्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, प्रायर एब्रप्शियो प्लेसेंटल हिस्ट्री, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, रिकरेंट रेट जहाँ बताया था वहाँ पर। आगे देखते हैं। ओके, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए। ईटियोलॉजी बेसिकली नॉट नोन होती है पर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो स्टडीज़ के थ्रू पता चले हैं। आगे देखते हैं। पेज क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और मतलब डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड 0, 1, 2, 3 इस तरीके से बताया गया है। तो इन ग्रेड 0 क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस बेस्ड ऑन दी रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट। क्या है ये कि आपको कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे, मतलब जो पेशेंट है, आपको नहीं सॉरी, जो पेशेंट है एब्रप्शियो प्लेसेंटा जिसको है उसको कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आएगा, बट आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटा को जब एग्जामिन किया तो पता चला कि वहाँ पे रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट्स दिखेंगे। कैसे दिखते हैं ये, आइए देखते हैं। ये देखो, ये क्लियरली दिखाया गया है इस पिक्चर में। ये देखो रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट्स, ये दिख रहा है आपको, ये डिप्रेशंस दिख रहे हैं, ये क्लॉट फॉर्मेशंस, ये है रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट। इस तरह का दिखेगा एब्रप्शियो प्लेसेंटा में, ग्रेड 0 वाला जो प्लेसेंटा होगा वो। और ये देखो मैंने ये कंपैरिजन के लिए बनाया है, दिस इज नॉर्मल प्लेसेंटा। ये ऐसा नॉर्मल प्लेसेंटा होता है, कितना अच्छा सा दिख रहा है और ये साफ साफ पता चल रहा है एब्रप्शियो का। ठीक है, अच्छा अभी आगे चलते हैं। ये हो गया क्लियर, ठीक है। ग्रेड 1 ये ये ग्रेड 0 मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा कि क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है, बट प्लेसेंटा को एग्जामिन करने पर पता चला कि हाँ ये एब्रप्शियो का केस था। ग्रेड 1 में क्या होता है, ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ब्लड का क्वांटिटी लेस देन 100 ml,
टेंडरनेस, ठीक है। तो यहाँ मैं बेसिकली इसको पूरा रिमाइंड करने का एक तरीका है कि ब्लीडिंग पर वेजाइनल और एब्डोमिनल पेन, ये आपको देखो आप सब में कॉमन मिलेगा। इसके बाद ग्रेड 0 के बाद, तो ग्रेड 0 के बाद ग्रेड 1 है, 2 है या 3 है, किसी में भी ब्लीडिंग पर वेजाइनल और एब्डोमिनल पेन मिलना ही मिलना है। अब ऐड ऑन क्या होता जाना है, ग्रेड 2 में यहाँ पे आपको फीटल डिस्ट्रेस ऐड हो जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस या फिर डेथ हो सकती है, ठीक है। और ग्रेड 3 में क्या होता है, ग्रेड 3 में शॉक, मदर शॉक में दिखेगी, मदर शॉक में मिल रही है आपको। और फीटल डेथ यहाँ पे मे भी नहीं लिखा है, फीटल डेथ यहाँ प्रेजेंट है ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि हाँ ये कौन सा ग्रेड है। तो ये ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपको पूरा कोई कंडीशन दे दिया और फिर पूछा कि कौन सा ग्रेड की बात हो रही है, इस तरीके से एमसीक्यूज आ सकता है और आते ही हैं। और या फिर स्पेसिफिक भी आ सकता है कि इन विच ग्रेड यू सी शॉक, ठीक है। तो आप बोलोगे फटाक से ग्रेड 3, क्योंकि ग्रेड 2 में शॉक एब्सेंट है, तो ग्रेड 3 ही हुआ ना शॉक वाला। और यहाँ पे डीआईसी, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी पढ़नी है आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है। डीआईसी देख सकते हो आप। डीआईसी में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर है कि कहीं क्लॉटिंग बॉडी में होने लगती है जहाँ, और कहीं ब्लीडिंग होने लगती है, तो एकाइमोसिस ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और कहीं कहीं क्लॉटिंग हो रही तो एम्बोलाई वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इस चक्कर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस मदर को फेस करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। ओके, डायग्नोसिस ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा, हिस्ट्री, यूएसजी एंड एमआरआई, ठीक है। आगे ओके, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा डिवाइडेड इनटू 2, मैटरनल एंड फीटल। तो मैटरनल में क्या क्या देखने को मिलता है, रिवील्ड टाइप में मैटरनल डेथ रेयर है। क्यों रेयर है, क्योंकि रिवील्ड है, ब्लीडिंग हो रही थी मदर को, तो वो आई, उसने चेक कराया। तो काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि क्योंकि सिम्टम है ना, पता चल रहा है ब्लीडिंग हो रही है मदर को, तो वो आ गई, चेकअप हो गया और सारा का सारा मैनेजमेंट हो गया। कंसील टाइप में क्या होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग ही नहीं हो रही, पेन वगैरह को वो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, तो इस चक्कर में काफ़ी लेट डायग्नोसिस होती है। तो इस चक्कर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कितने सारे तब तक हो जाते हैं, जैसे कि हैमरेज, शॉक, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, ओलिग्यूरिया, एन्यूरिया, पोस्टमार्टम हैमरेज, परप्यूरल सेप्सिस, ठीक है। हैमरेज, और ये हैमरेज की वजह से हुआ है ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब ये शॉक जो है ना, ये आपको बता रहा है कि कितना सीवियर अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो गया, लेकिन वो कंसील्ड था, इस वजह से डायग्नोस नहीं हो पाया। ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हमने अभी पीछे पढ़ा, डीआईसी है ना। ओलिग्यूरिया, एन्यूरिया, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट में है, बिकॉज ऑफ हैमरेज, बिकॉज ऑफ शॉक, तो इस वजह से यूरिन आउटपुट कम हो गया, ओलिग्यूरिया एंड एन्यूरिया हो गया, पोस्टमार्टम हैमरेज एंड परप्यूरल सेप्सिस। फीटल कॉम्प्लिकेशंस में आप देखोगे रिवील टाइप में थोड़ा कम मिल रहा है फीटल डेथ, और कंसील्ड वेराइटी में 50 to 100% है। तो यहाँ पे आपको फिर से समझ में आएगा कि कंसील्ड वेराइटी इज़ मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू रिवील्ड, क्योंकि उसका डायग्नोसिस भी लेट बन रहा पाता है, और साथ में कंसील्ड वेराइटी में थ्रोम्बोप्लास्टिन, डीआईसी और न जाने कितने सारे कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ डीआईसी जो हमने अभी भी देखे वो सारे होते हैं, है ना। आगे देखते हैं। ओके, मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो नेवर वेट एंड वॉच, बिकॉज क्या होगा, जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उतना ज़्यादा मदर की बॉडी में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता जा रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट थ्रोम्बोप्लास्टिन, डीआईसी, और डीआईसी की वजह से कितना कुछ इम्बोलिज्म, कहाँ ब्लीडिंग, तो जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलाई हो गया है, ये कितना कुछ है जो रिस्की बना देगा सिचुएशन को। तो आपको जब भी एब्रप्शियो प्लेसेंटा डायग्नोस हुआ, नेवर वेट एंड वॉच, नो टोकोलिटिक्स, ठीक है। पर vaginal examination in abruptio placenta is contraindicated if differential diagnosis is not confirmed। क्या मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है क्लियरली कि आपको क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हो आप डायग्नोसिस। प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है ना भाई, ब्लीडिंग तो प्लेसेंटा प्रीविया में भी होती है, टाइमिंग भी, ड्यूरेशन भी सेम है। तो प्लेसेंटा प्रीविया हुआ तो वहाँ पे तो वेजाइनल एग्जामिनेशन बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, तो इसीलिए बोला गया है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, रिससिटेशन ऑफ मदर एंड इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हमें कंफर्म हो गया है, उस वक्त हमें रिससिटेशन करना है, इमीडिएट टर्मिनेशन करना है प्रेगनेंसी का। वेजाइनल डिलीवरी इन अब्रप्शो, तो यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी में क्या क्या रहेगा वो बताया गया है। मीसोप्रोस्टोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड कैन कॉज, हाँ जी, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है क्योंकि ये टैकीसिस्टोल करा सकता है, दैट इज मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शंस इन अ मिनट। ठीक है, तो हम यूज़ क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन कैन बी यूज्ड टू ऑगमेंट दी लेबर। ARM कैन बी डन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एंड CS if the obstetrical indication, right? Next, ये स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझना इसको। अब्रप्शियो प्लेसेंटा का क्लाइंट आया, क्या क्या करेंगी, जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पूरा हमने चेक कर लेना है। ठीक है, उससे हमको पूरा जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो हाइट है, फंडल हाइट, ये सारा कुछ आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि फंडल हाइट क्या होता है, कभी कभी कंसील्ड टाइप में स्पेशली इंक्रीज्ड मिलती है। फीटल स्टेटस चेक करना है, श्योरिंग है, रीअश्योरिंग है या नहीं है। ग्रेड ऑफ अब्रप्शन चेक करना है, हीमोग्लोबिन %, हीमेटोक्रिट, कोगुलेशन प्रोफाइल, ABO एंड RH ग्रुपिंग, ये सारा कुछ चेक करना है क्लाइंट का। फिर रिससिटेशन करना है, किस बेसिस पे करेंगे कि रिवील्ड है या कंसील्ड है। देखो सारे ही, चाहे वो रिवील्ड हो या कंसील्ड हो, अल्टीमेटली हमें डिलीवरी करानी है, क्योंकि इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है ना, वो इमीडिएट डिलीवरी होता है। हमें नो टाइम फॉर वेट एंड वॉच का मतलब ये था कि हमें अब्रप्शियो प्लेसेंटा मीन्स इमीडिएट डिलीवरी। और यहाँ पे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इसीलिए बॉक्स में लिख दिया इन्होंने, क्योंकि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होंगे तब हम करेंगे, जब कि ब्लीडिंग बहुत कम हुई है या होके स्टॉप हो गई और सारा का सारा कंडीशन मदर की एकदम स्टेबल है, अभी बेबी भी टर्म तक नहीं पहुंचा है। इन दैट केस, तो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, इन केसेस में हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का स्कोप जो है रखते हैं। बाकी अभी रिवील्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिवील्ड के अकॉर्डिंग देखो, पेशेंट लेबर में है पेशेंट, नो डाउट हमें क्या करना है, ARM करना है, ऑक्सीटोसिन डिपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं उस पर, वेजाइनल डिलीवरी प्रेफर करेंगे। ठीक है, पेशेंट लेबर में नहीं है, अभी पेशेंट लेबर में नहीं है तो डिलीवरी 2 तरीके से हो सकती है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो CS करा सकते हैं आप या फिर वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हो। ठीक, वो डिपेंड करेगा उस पेशेंट की कंडीशन पे कि वेजाइनल डायलेटेशन वगैरह सब कुछ कैसा है, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अभी कंसील्ड आ गया, कंसील्ड में क्या, सेम यही है, डिलीवरी कराना है, डिलीवरी ही इज़ द इमीडिएट डिलीवरी इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो डिलीवरी में भी यहाँ पे भी CS जो इंडिकेशंस रहता है कंसील्ड का, वो क्या रहता है, CS, और वेजाइनल डिलीवरी सेलेक्टेड केसेस में ओनली प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिस यहाँ पे कंटिन्यू टू इम्प्रूव द यूट्राइन टोन अलॉन्ग विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इतना सारा लॉस हुआ है तो पहले से ही, इसीलिए यहाँ पे देखो एमरजेंसी मेजर्स बताए गए हैं कि क्या क्या इस केस में हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास इन्फ्यूजन क्रिस्टलॉइड्स होने चाहिए, बिकॉज टू जितना भी फ्लूइड लॉस हुआ है उस सारी डिमांड को मेट करने के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, पीरियोडिक कोगुलेशन प्रोफाइल जो हमें बताएगा कि DIC हुआ है तो हुआ कितना क्या चल रहा है, मतलब वो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, ये सारा कुछ बताएगा। प्लेटलेट्स कम है, कितनी कम है, वो सारा कुछ। यूरिन आउटपुट, क्योंकि ओलिग्यूरिया वगैरह हमने देखा था वहाँ पे। फीटल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग कंटिन्यूस करते रहना है।